मैं पंकज जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद पंकज जोशी चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ प्यारे साथियों, आप सभी को सबसे पहले मैं गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही भगवान गणेश से अरदास करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी के सपनों को साकार करें। आप सभी हमेशा उन्नति के मार्ग पे प्रशस्त रहें। प्यारे साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे विद्युत विभाग जूनियर अकाउंटेंट की कक्षा में एक बार फिर से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। प्यारे साथियों, आपने कितनी तैयारी की है, इसके लिए मैं यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। प्रत्येक दिन मैं आपको यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगा, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि आपने अभी तक कितनी तैयारी की है। प्यारे साथियों, बहुत बहुत मेहनत करने वाला छात्र यदि इन क्वेश्चनों को कर देता है, 10 क्वेश्चनों को कर देता है, रोज के प्रैक्टिस सेट 10 क्वेश्चन हैं वो कर देता है, तो ये मान के चलो उसका वो जूनियर अकाउंटेंट बन चुका है। प्यारे साथियों, दोस्तों हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आयकर अधिनियम 1961 भारत में कब लागू हुआ। लेकिन ये इस क्वेश्चन का हल करने से पहले अपन को इतना पता होना चाहिए कि भारत के अंदर सबसे पहले कर कब लगाया गया। तो प्यारे साथियों, भारत में सबसे पहले 1860 में कर लगाया गया। भारत की जनता पर 1860 में सबसे पहले कर लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? सर जेम्स विल्सन के द्वारा भारत की जनता पे कर लगाया गया। सर जेम्स विल्सन 1860 से पहले 1857 की क्रांति हुई। उस क्रांति में अंग्रेजों का जो भी नुकसान हुआ, ब्रिटिश सेना का, ब्रिटिश सरकार का जो भी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए भारत की जनता पे सबसे पहले कर लगाया गया। और सबसे पहले किस व्यक्ति पे कर लगा? जिसकी आय 200 रुपए वार्षिक थी। जो व्यक्ति 200 रुपए साल के कमाता था, उस व्यक्ति पे टैक्स लगाया गया। 200 या 200 से ज्यादा रुपए जो साल के कमाता था, उस पे टैक्स लगाया गया। अभी देखो, वर्तमान के अंदर 1961 भारतीय आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो कब से प्रोवाइडेड हुआ, कब से लागू हुआ। अपन को इतना तो ध्यान में है कि आयकर अधिनियम कौन सा है, 1961 है। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, ये लागू कब हुआ, ये प्रोवाइडेड कब हुआ। तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 को। 1 अप्रैल 1962 को संपूर्ण भारत में आयकर अधिनियम 1961 है वो लागू हो गया। आयकर अधिनियम 1961 की कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूं। आयकर अधिनियम 1961 में सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए अनुसूचियां कितनी है। तो आयकर अधिनियम 1961 के अंदर अनुसूचियां 14 हैं और इसके साथ साथ 298 सेक्शंस है। 298 क्या है? धाराएं हैं। धाराएं तो हैं 298। इसके साथ साथ अनुसूचियां जो है, अनुसूचियां कुल कितनी है? 14 अनुसूचियां हैं, 298 धाराएं हैं। इसके साथ साथ में एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को और दे देता हूं कि आयकर अधिनियम के साथ साथ अपना अधिनियम 2013 कंपनी एक्ट 2013 जो है, उसके अंदर यहाँ पे 470 धाराएं हैं। 470 धाराओं के साथ साथ 7 अनुसूचियां हैं और 29 अध्याय हैं। 29 अध्यायों की संख्या कितनी है? अनुसूचियां इसमें है 7, धाराएं इसमें है अनुसूचियां 7 हैं, धाराएं हैं 470 और अध्याय कितने हैं? 29। आयकर अधिनियम 2013 की बात करते हैं तो अनुसूचियां 7 हैं, 470 धाराएं हैं और 29 अध्याय हैं। जबकि बात करते हैं आयकर अधिनियम 1961 की, आयकर अधिनियम 1961 में 14 अनुसूचियां हैं और 298 धाराएं हैं, 298 सेक्शंस हैं। प्यारे साथियों, इसी क्रम में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ए ने बी पर 13 जून को 2 माह का बिल लिखा। यहाँ विनिमय शब्द विलेख जो है 1881 का जो अधिनियम है, विनिमय शब्द विलेख अधिनियम, उस लेसन से क्वेश्चन आया है। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन क्या है? ए ने बी पर 13 जून को 2 माह का बिल लिखा। बिल लिखने की तिथि क्या है? 13 जून। आगे लिखा है बिल की परिपक्वता तिथि क्या होगी, मैच्योरिटी डेट क्या होगी, बिल को कब भुनाया जाए या बिल का भुगतान कब होगा। इस बारे में यहाँ पे पूछा गया है।
क्या होगी यदि 16 अगस्त को क्या हो, रविवार हो। तो प्यारे साथियों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी जूनियर अकाउंटेंट में आया हुआ है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, 13 जून के अंदर 2 माह जोड़ने हैं, उसके बाद इसमें 3 दिन अनुग्रह दिवस के जोड़ने हैं। मेच्योरिटी डेट से मेच्योरिटी डेट लाने के लिए 3 दिन अनुग्रह दिवस जोड़े जाते हैं। वो जोड़ने के बाद में अपने पास क्या आ जाएगी, परिपक्वता तिथि आ जाएगी। तो प्यारे साथियों मैं यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ। सबसे पहले बिल निकलेगी तिथि। बिल कब लिखा, बिल लिखने की तिथि, बिल लिखने की तिथि, बिल लिखने की डेट जो है वो डेट क्या है आपके सामने, 13 जून। 13 जून है। इस 13 जून में 2 माह जोड़ेंगे। 13 जून में 1 महीना जोड़ेंगे प्लस 1 मंथ तो होगा। 13 जून के बाद में 13 जुलाई, और 13 जुलाई होते ही 1 महीना और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 13 अगस्त। 13 अगस्त आ गया। 13 अगस्त, 13 जून के अंदर 2 माह जोड़ा जाते हैं। 2 माह जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 13 अगस्त आएगा। 13 अगस्त में 3 दिन अनुग्रह दिवस जोड़े जाएंगे, छूट दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो 13 + 3 कितने हो गए, 16 अगस्त। 16 अगस्त क्या आ गई, मेच्योरिटी डेट आ गई। मेच्योरिटी डेट कितनी है बिल की, 16 अगस्त है। लेकिन 16 अगस्त को क्या है, रविवार है, संडे है, हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है। गवर्नमेंट ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि 16 अगस्त को क्या है, संडे है। इसलिए संडे से पहले वाले दिन क्या होगी, बिल की परिपक्वता तिथि होगी। लेकिन ध्यान रखने लोग की योग्य बात यह है कि इससे -1 डे करते हैं, 1 डे माइनस करते हैं तो कितना आता है, 15 अगस्त आता है। और 15 अगस्त के दिन भी क्या है, एक सार्वजनिक अवकाश है, 15 अगस्त है। अपन देश के स्वतंत्रता दिवस या 15 अगस्त मनाई जाती है, इसलिए 15 अगस्त को क्या है, अपना सार्वजनिक अवकाश गवर्नमेंट ने घोषित कर रखा है। इसके लिए 15 अगस्त सार्वजनिक अवकाश है। इसी कारण से 14 अगस्त को क्या होगी, इसकी मैच्योरिटी डेट होगी। तो आंसर क्या होगा, 14 अगस्त। आंसर क्या आएगा, 14 अगस्त। ए ने बी पर 13 जून को 2 माह का बिल लिखा, इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी, 14 अगस्त होगी। कैसे होगी, इस 13 जून में 2 महीने जोड़ेंगे प्लस करेंगे 3 दिन अनुग्रह दिवस। तो 13 जून प्लस 2 महीने, 13 जुलाई और 13 अगस्त। 13 अगस्त आ गया, 13 अगस्त में जोड़ देंगे 3 दिन जोड़ेंगे। 3 दिन जोड़ते ही डे आएगा 16 अगस्त। 16 अगस्त को क्या है, यहाँ पे संडे है। संडे आने के बाद में उससे पहले वाला दिन मैच्योरिटी डेट होगी, मानेंगे मैच्योरिटी डेट उससे पहले वाला दिन होगा। तो पहले वाला दिन यहाँ पे है क्या, 15 अगस्त। 15 अगस्त को फिर से सरकारी अवकाश है, सार्वजनिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, इसलिए मैच्योरिटी डेट क्या आ जाएगी आपकी, 14 अगस्त आ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो पूछा गया है ईओक्यू। ईओक्यू क्या होता है, उत्पादन का ऐसा स्तर जहां पर न्यूनतम लागत हो और अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। मतलब कम खर्च में अधिक उत्पादन, अधिक प्रोडक्शन, वो क्या कहलाता है, आर्थिक आदेश मात्रा कहलाती है, या इसको बोला जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है 2UO/C का रूट। 2UO/C का रूट। 2 का मतलब होता है 2, U का मतलब होता है यूजेज, एनुअल यूजेज बोल दो चाहे एनुअल कंजम्पशन बोल दो। O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ वार्षिक उपभोग 2000 यूनिट दी हुई है, 2000 यूनिट दी हुई है, एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है, एनुअल यूजेज दिया हुआ है। अपन ने यहाँ पे देखा यू का मतलब क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, 2000 यूनिट, या एनुअल यूजेज कितना दिया हुआ आपको, 2000 यूनिट दिया हुआ है। इसके साथ साथ दिया हुआ आदेश की लागत, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो यहाँ पे ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे अपन ओ लिखेंगे, इसके साथ साथ लिखा भंडारण लागत 1.2, 1.2 यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट अपन को दी हुई है, और इसके साथ साथ दिया हुआ लागत प्रति इकाई, कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, कितने रुपए, 6 रुपए। तो प्यारे दोस्तों चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करने के लिए देखो सबसे पहले अपन को 2 चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इसको गुणा कर देंगे, किसी चीज का निशान नहीं, इसका मतलब गुणा करेंगे यू से। यू का मतलब होता है यूजेज, यूजेज कितना है, आदेश की लागत कितनी है, एनुअल यूजेज कितना है, वार्षिक उपभोग कितना है, एनुअल कंजम्पशन कितना है। तो यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन कितना है, 2000 यूनिट, 2000 यूनिट क्या है, एनुअल कंजम्पशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2000
इंटू ओ, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने रुपए है यहाँ पे 15 रुपीज, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, और रूट में सी, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, भंडारण लागत। कैरिंग कॉस्ट 1.2 दे रखी है यहाँ पे, तो हम भी यहाँ पे क्या लिख देंगे 1.2। ये देखा लागत प्रति इकाई, कॉस्ट पर यूनिट। यदि आप लोगों को कैरिंग कॉस्ट नहीं देता है तो इस वैल्यू पे अपन कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। अभी ये वैल्यू अपने कोई काम की नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये आता है 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4000, 4000 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 60,000 आ रहा है। कितना आ रहा है 60,000 अपॉन 1.2, ये वैल्यू आ रही है 16,000 अपॉन 1.2। इस वैल्यू को यहाँ पॉइंट हटा देते हैं, जीरो ऊपर ले जाते हैं, 6 लाख में 12 से डिवाइड करते हैं, 6 लाख अपॉन 12। तो यहाँ पे कितने आता है 5 अपॉन 12 हुआ। 60,000 को 12 से अप्लाई करेंगे तो 6 लाख में 12 से डिवाइड करते तो कितना आता है 5। ये आते हैं 50,000 अप्रोक्स, कितने आते हैं 50,000। यदि 50,000 का अपन रूट निकालते हैं तो लगभग ये, अब कंफर्म तो ध्यान में नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला आंसर यहाँ पे आएगा 223। देखो कैसे आएगा, आपको 230 को 223.6 को आप 223.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 49,999.999 ऐसे आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है 223.6, ये इसका आंसर है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अंकेक्षक का प्रारंभिक कार्य क्या है। अंकेक्षण जो होता है ऑडिटिंग होता है, उसका प्रारंभिक या मुख्य कार्य क्या होते हैं। अंकेक्षण का मेन कार्य क्या होता है, बिगनिंग जॉब क्या होता है। प्यारे साथियों ये क्वेश्चन जो है वो ऑडिटिंग से लिया गया है, ऑडिटिंग से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया अंकेक्षक का प्रारंभिक कार्य क्या होता है। देखो प्यारे साथियों यदि अपन लेखांकन की बात करें तो लेखांकन का प्रथम कार्य क्या होता है, पुस्तपालन होता है। द्वितीय कार्य क्या होता है, लेखांकन होता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण काम क्या होता है वो अंकेक्षण करना होता है। यदि यहाँ पे अंकेक्षक का पूछ रहा है तो अंकेक्षण का प्रारंभिक कार्य किसका कहा जाता है, प्रमाणन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, प्रमाणन को कहा जाता है। प्यारे साथियों प्रमाणन या वाउचिंग कहते किसे हैं, तो प्रमाणन जो होता है या वाउचिंग जो होता है वो किसी लेन देन का लिखित सबूत होता है। यह दो प्रकार का होता है, मुख्य और सहायक। मुख्य का मतलब क्या होता है ओरिजिनल कॉपी, और सहायक का मतलब क्या होता है फोटो कॉपी। ये अपना तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन था। आगे देखिए यहाँ पे अपना अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, ऐसी परिस्थिति जिसमें रोकड़ व बैंक दोनों शेष प्रभावित होते हैं, जिसके अंदर कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों शेष प्रभावित होते हैं, कौन सी परिस्थिति कहलाती है। तो प्यारे साथियों ये जमा की रसीद तो किसी सूरत में नहीं कहला सकती, जमा की रसीद तो ये हो ही नहीं सकती। इसके साथ साथ बोले पासबुक क्या होती है कि बैंक के द्वारा बैंक के ग्राहक को प्रदान की जाती है, जिसे पासबुक बोला जाता है, तो ये भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें केवल एक ही लेन देन ट्रांजेक्शन होता है। उसके बाद अधिविकर्ष क्या होते हैं, बैंक में जमा धन से अधिक पैसा निकालना अधिविकर्ष कहलाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद एट लास्ट क्या होता है, विपरीत प्रवृत्ति, जिसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, बैंक चाहे तो पैसा बैंक में जमा करवाया जाए चाहे बैंक से पैसा निकलवाया जाए, कौन सी एंट्री होगी, विपरीत प्रवृत्ति होगी। विपरीत प्रवृत्ति का मतलब होता है रोकड़ व बैंक दोनों खाते प्रभावित होते हैं। रोकड़ भी खाता प्रभावित होता है, इसके साथ साथ बैंक खाता प्रभावित होता है। कौन सी एंट्री कहलाती है, कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। कॉन्ट्रा एंट्री के दो मेन उदाहरण होते हैं। मेन उदाहरण सबसे पहला क्या होता है, बैंक में पैसे जमा करवाना, और दूसरा उदाहरण होता है बैंक से पैसे निकलवाना। ये दो मेन उदाहरण होते हैं विपरीत प्रवृत्ति के या कॉन्ट्रा एंट्री के। कॉन्ट्रा एंट्री डिपॉजिट इनटू बैंक और बैंक से पैसे निकलवाने, ये दो ही ट्रांजेक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है 80C की कटौती है, 80C डिडक्शन। इनकम टैक्स से ये क्वेश्चन लिया गया है। इनकम टैक्स जो पहला अपने क्वेश्चन बताया था 1961 एक्ट जो लगा था उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया 80C की डिडक्शन क्या है। 80C की डिडक्शन यहाँ पे कौन सी है, ये इस बारे में अपन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, 80C की कटौती क्या है। 80C का मतलब होता है
जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में की गई कटौती या दी गई कटौती। जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में जो भी कटौती दी जाती है वो 80C के अंदर आती है। इसके साथ साथ विभिन्न सारी कटौतियां 80C के अंदर शामिल की जाती हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उन कटौतियों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले कटौती दी गई है परिवार नियोजन प्रोत्साहन के लिए दान। प्यारे साथियों, दान का नाम जहां भी आ जाए, जिस कटौती के लास्ट में या शुरू में या बीच में कहीं भी दान शब्द आ जाए, डोनेशन शब्द आ जाए, चैरिटी शब्द आ जाए, तो चैरिटी का मतलब या डोनेशन का मतलब होगा 80G। इसका संबंध किससे होगा? 80G से होगा। अपन को इतना ही ध्यान रखना है, 80G का संबंध किससे है? केवल और केवल दान से संबंधित है, डोनेशन से संबंधित है। प्यारे साथियों, 80G की कटौती में 3 प्रकार की कटौतियां शामिल की गई है। पहली कटौती है 50%, दूसरा 100% और थर्ड जो कटौती होती है वो ATI का 10% निकाला जाता है, जिसमें 50% और 100% निकालते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट 100% वाली कटौती है। तो दान का नाम जहां भी आए, इसका मतलब कौन सी कटौती है? 80G की डिडक्शन है। पॉइंट नंबर 2, बचत बैंक खाते से ब्याज 80TTA की कटौती है। कौन सी है? 80TTA। 80TTA का संबंध किससे है? बचत बैंक खाते से ब्याज के संबंध में। यदि 10,000 रुपए से ज्यादा बैंक में ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो उस 10,000 रुपए तक लिमिट होती है। 10,000 रुपए तक अपन को एग्जम्पशन मिलती है, लेकिन उसके बाद वाली राशि पे क्या लगता है? टैक्स लगता है। इसलिए बचत बैंक खाते से जो भी ब्याज होता है वो कौन सी कटौती के अंदर आता है? 80TTA के अंदर आता है। इसके साथ साथ मैंने बताया यहाँ पे चिकित्सा बीमा प्रीमियम, मेडिकल का नाम कहीं भी आ जाए, मेडिकल का मतलब क्या होता है? 80D। मेडिकल का संबंध किससे होता है? 80D से होता है, जहां पे 25,000 रुपए व्यक्ति खुद के लिए, व्यक्ति स्वयं के लिए, इंडिविजुअल हिमसेल्फ के लिए, उसकी पत्नी के लिए और उनके बच्चों के लिए। ये राशि कितने रुपए तक है? 25,000 रुपए तक है। यदि ये मेडिकल गंभीर रोग से रिलेटेड है तो यहाँ पे एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? 50,000 रुपीज मिलेगी। 50,000 रुपए की डिडक्शन है अपन को मिल जाएगी। इसके साथ साथ ये लास्ट पॉइंट बचता है, थर्ड पॉइंट, ये इसका आंसर होगा राष्ट्रीय बचत पत्र जो NSC होते हैं, अष्टम निर्गमन होता है, NSC परचेज की जाती है, वो NSC परचेज हमेशा 80C की डिडक्शन होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 80C में NSC अष्टम निर्गमन एट इश्यू परचेज किया है तो वो 80C में आता है। 80C का मतलब किससे है? 80C का संबंध है जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में। यदि किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है तो वह कटौती 80C में सम्मिलित की जाती है। ये 80C, दान का नाम कहीं भी आ जाए 80G, ब्याज का नाम पोस्ट ऑफिस या बचत बैंक खाते का नाम आ जाए तो 80TT है। चिकित्सा बीमा प्रीमियम का संबंध किससे है? 80D से है। जबकि मेडिकल का नाम कहीं भी आ जाए तो 80D से है। जबकि लाइफ का नाम कहीं भी आ जाए तो वो किस में है? 80C में है। इसी कड़ी में आगे देखिए तो प्यारे साथियों, यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्ती वार्षिक विधि के तहत मूल्य राशि की राशि क्या है? वार्षिक वर्ती, एन्युटी सस्पेंस। वार्षिक वर्ती विधि के अंदर मैं प्यारे साथियों आपको बता देता हूँ, अपलिखित मूल्य विधि होती है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन की राशि है वो प्रति वर्ष लगातार कम होती जाती है, लेकिन उसके डेप्रिसिएशन मतलब संपत्ति का शेष कभी भी शून्य नहीं होता। जबकि स्थिर फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड डेप्रिसिएशन मेथड होता है, उसके अंदर फिक्स राशि एक निश्चित हिस्सा डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाता है। जबकि जो वार्षिक वर्ती विधि है, ये लीज जो पट्टे पे ली गई संपत्ति है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होती है। जो भी संपत्ति अपने पट्टे पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, उनके लिए यह विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। और इस विधि के अंदर डेप्रिसिएशन की राशि होती है वो निश्चित होती है, मतलब सभी वर्षों में क्या होती है? समान होती है। ये सेम के सेम किस प्रकार से कार्य करती है? स्थिर डेप्रिसिएशन विधि होती है, जो स्थायी किस्त पद्धति होती है उसके अकॉर्डिंग ये मेथड काम करती है। वार्षिक वर्ती विधि किसके लिए उपयोगी है? ये वार्षिक वर्ती सभी वर्षों के लिए स्थिर होती है। वार्षिक वर्ती विधि मतलब डेप्रिसिएशन की जो राशि है वो हर वर्ष समान रूप से लगाई जाती है। कौन सी विधि में? वार्षिक वर्ती विधि में। और इसी प्रकार से स्थिर विधि के अंदर राशि जो होती है डेप्रिसिएशन की
वो समान होती है। यह विधि केवल और केवल लीज और पट्टे पर ली गई संपत्तियों के लिए उपयोगी होती है। प्यारे साथियों, 2015 जूनियर अकाउंटेंट जो टीआरए का जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम थी उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। इस साल के लिए 2020 के लिए भी यह विधि इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को।